ओके बेटा, हमारा आज का लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 59 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्वैप्स की हैं 58 1 2 3 में, 3 पार्ट्स में हमने वो किया है। तो आज हमने लेक्चर 59 में ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का, लीजिंग का, डिविडेंड पॉलिसी का, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। बस लीजिंग थोड़ा फिर भी है। एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस की रेशो हैं जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में आ जाती हैं। पिछली दफ़ा सवाल भी आया, उस पर रेशोज़ निकालनी थी, करंट रेशो, ये रेशो, वो रेशो। ठीक है, तो ये आपका एक ही टॉपिक के तौर पे मैं करवा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में भी थ्योरी है ज़्यादा, डिविडेंड पॉलिसी में भी थ्योरी है ज़्यादा, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में रेशो निकाल के थ्योरी लिखनी है, लीजिंग में सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी किसी टॉपिक में कैलकुलेशन नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सबसे पहले हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। एजेंडा हमारा ये है आज का। सबसे पहले हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस करेंगे, फिर उसके बाद डिविडेंड पॉलिसी करेंगे, उसके बाद सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में ये कवर हो जाएगा परफॉर्मेंस वैल्यूएशन, फिर लीजिंग करेंगे। तो हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। हाँ जी, मैंने इस टॉपिक को, मेन मैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात कर रहा हूँ। अगर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के टॉपिक को अगर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के टॉपिक को 2 हिस्सों में तोड़ लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ जी, वो 2 हिस्से क्या हैं? थ्योरेटिकल पोर्शन, जिसमें थोड़ा रटा रुटा भी है, और ये सारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ये आपने एमएफए में पढ़ा है। सेम चैप्टर एमएफए वाला कॉपी पेस्ट हो सकता है। उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन। हाँ जी, प्योर थ्योरेटिकल, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल है इसमें भी थोड़ी बहुत थ्योरी लिखवा लेता है, थोड़ी बहुत। समझ आ रही है? थ्योरेटिकल पोर्शन 2 हिस्सों में तोड़ लिया जाए, थ्योरेटिकल पोर्शन या न्यूमेरिकल पोर्शन। अब जो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है इसमें क्या क्या आ सकता है? फ्लो चार्ट बनाते जाएं। वैसे इसमें से थ्योरेटिकल में मैं ज़्यादातर चीज़ें ना वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बताया हुआ हूँ। हाँ जी, थ्योरेटिकल में क्या आ सकता है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, नोट्स दूंगा, फिर आप पढ़ लीजिएगा। कोटा छोटा सिर्फ लगाना है मेरिट्स डिमेरिट्स को, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। जी बेटा, तो थ्योरेटिकल पोर्शन में वो आपसे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किसी भी कंपनी के पैसा लेने के 2 मेन सोर्सेज हैं। किसी भी कंपनी के पैसा लेने के 2 मेन रास्ते हैं। एक को बोलते हैं इक्विटी फाइनेंस और दूसरे को बोला जाता है डेट फाइनेंस। ठीक है? अच्छा, इक्विटी फाइनेंस जो होता है उसकी क्या खूबियां होती हैं ये मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बताया हुआ हूँ। डेट फाइनेंस की क्या खूबियां होती हैं ये सारी हमने पढ़ ली हुई हैं, लेकिन मैं रीकैप दे रहा हूँ जरा, चलो दोबारा चैप्टर की वो हुज्जत पूरी हो जाएगी। तो बेटा इसकी खूबियां क्या थी? इक्विटी फाइनेंस की पहली खूबी ये थी कि ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है। अच्छा, डेट फाइनेंस लॉन्ग टर्म भी होता है, 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए, और उसमें शॉर्ट टर्म वाली वैरायटी भी पाई जाती है। ठीक है,
ये दोनों शक्लों में होता है, लॉन्ग टर्म डेट और दूसरा क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म डेट। उसके बाद इक्विटी फाइनेंस जिन लोगों से लिया जाता है उनको कंट्रोल दिया जाएगा थ्रू वोटिंग राइट। इधर आप जिनसे डेट फाइनेंस लेंगे, कंपनी उनको कोई कंट्रोल ट्रांसफर नहीं करेगी क्योंकि वो ऑनर नहीं है। तो हम ये भी बात वैसे पहले लिख सकते थे कि वो लोग जिनसे इक्विटी फाइनेंस लिया जाएगा वो कंपनी के ऑनर्स होंगे, ये कंपनी के क्या होंगे, क्रेडिटर्स या लेंडर्स होंगे। जी, इक्विटी फाइनेंस जब कंपनी लेती है, इक्विटी फाइनेंस जब कंपनी लेती है तो जो इन्वेस्टर होता है उसको कंपनी की तरफ से रेगुलर डिविडेंड पेमेंट की जाती है, और डिविडेंड पेमेंट टैक्स अलाउेबल एक्सपेंस नहीं है। रेगुलर डिविडेंड लॉ नहीं कहता, लेकिन हम लोग फाइनेंस की फील्ड में ये हमने अपने में फ़र्ज़ रखा होता है कि डिविडेंड देना ही देना है, नहीं तो लोगों से मुस्तकबिल में पैसा लेना मुश्किल हो जाएगा। ये बात डिविडेंड पॉलिसी के टॉपिक की है जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ। तो कंपनी को रेगुलर क्या देना पड़ता है, रेगुलर डिविडेंड पेमेंट देनी पड़ती है, और वो रेगुलर जो डिविडेंड पेमेंट है वो टैक्स अलाउेबल नहीं होती। वो टैक्स अलाउेबल एक्सपेंस नहीं है। इसका मतलब है कंपनी का टैक्स सेव नहीं होगा डिविडेंड की वजह से। लेकिन जब कंपनी लोन लेती है, डेट फाइनेंस लेती है, तो डेट फाइनेंस के ऊपर कंपनी को रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ती है। तो वो जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है उसकी वजह से आपको टैक्स की सेविंग ज़रूर मिलेगी। ठीक है, ये बातें हमने पढ़ी हुई हैं सारी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बार बार पढ़ी हुई हैं, लेकिन बस हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। चलो यार, एक वो आ जाएगा आपके लिए, रिवाइज करने के लिए चीज़ें आ जाएंगी, एक फ्लो चार्ट सा बन जाएगा। उसके अलावा इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए, अगर उनका रेगुलर डिविडेंड पेमेंट है और कोई टैक्स सेविंग नहीं है तो और रेगुलर डिविडेंड इनका फिक्स नहीं होता, इनका रेगुलर डिविडेंड जो है वो वेरिए फिक्स हो सकता है प्रेफरेंस वालों का, लेकिन ज़्यादातर हम जब बात करते हैं ना शेयर्स की तो इसमें ऑर्डिनरी मुराद है। तो इनका जो डिविडेंड है वो डिविडेंड वेरी करता है, कंपनी देती ज़रूर है लेकिन वेरी करता रहता है। और उसमें इंटरेस्ट ज़्यादातर क्या होता है, फिक्स रेट से होता है। ज़्यादातर फ्लोटिंग हो सकता है लेकिन ज़्यादातर फिक्स होते हैं, जिस वजह से जो इक्विटी होल्डर होते हैं उनका रिस्क थोड़ा हाई होता है। इनका लो रिस्क होता है, एक तो इनके पास सिक्योरिटी भी होती है, कंपनी ने कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखवाई है। लो रिस्क क्यों होता है इनका, इनको फिक्स्ड गारंटीड इंटरेस्ट मिलना है। एक तो इनको गारंटीड इंटरेस्ट मिलना है, कंपनी ने देना ही देना है, चाहे कंपनी फ़ायदे में है चाहे नुकसान में है। दूसरा, जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो लिक्विडेशन के वक्त इनका प्रायर क्लेम है, इक्विटी से ऊपर क्लेम होता है, एसेट्स बेच के इनको पैसे पहले वापस किए जाते हैं। तो इनका रिस्क हाई क्यों है, एक तो डिविडेंड की वेरिएशन की वजह से, दूसरा इनका रिस्क हाई क्यों है, लिक्विडेशन के वक्त इनका रेजिजुअल क्लेम होता है लास्ट में। अगर कंपनी के पास एसेट्स नहीं बचे तो इनके पैसे डूब जाएंगे। रेजिजुअल क्लेम मींस जो बचेगा वो देना है, ना बचा तो नहीं देना। ये बातें सारी हमने की है। जब हाई रिस्क है तो इसकी वजह से फिर हमने कहा था जो केई होगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वो कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा महंगी होगी, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हाई होगी। यानी इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, डेट इज चीपर देन इक्विटी, ये फिक्रा हमने बोला था। तो इक्विटी इज एन एक्सपेंसिव कैपिटल, हाँ जी, एक्सपेंसिव फाइनेंस है, ये महंगा पैसा है।
एक्सपेंसिव है, वजह के ई हाई होती है रिस्क की वजह से, और ये चीप। अगर आपको कभी डेट और इक्विटी में से सिलेक्शन करनी आ जाए कि रिकमेंड करो, तो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रेफरेंस पहले हार्ड डेट की होनी चाहिए। हाँ, अगर कंपनी के हालात ऐसे हैं, उसकी कुछ रेशोज़ ऐसी हैं, उसकी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट कुछ इस तरह की है कि वो आप मजबूरन डेट नहीं ले सकते, फिर आप इक्विटी की तरफ जाते हैं। पहली ऑप्शन हमारे लिए क्या होती है? डेट। अच्छा, इसके बाद इसमें परमानेंसी का एलिमेंट होता है, ये परमानेंट फाइनेंस होता है, परमानेंट कैपिटल। इसमें कंपनी को रीपेमेंट की टेंशन नहीं होती, नो रीपेमेंट रिस्क, नो रीपेमेंट प्रॉब्लम। कंपनी को ये प्लान नहीं करना पड़ता कि पैसे कहां से देंगे वापस, कारोबार में लग गए हैं, वापस कहां से निकाल के देंगे, क्योंकि ये तो पैसा जब तक कंपनी वाइंडिंग पे तो सब बिक जाना है, वाइंडिंग पे देना तो ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी इसमें नो रीपेमेंट रिस्क या टेंशन। लेकिन डेट फाइनेंस में क्या प्रॉब्लम होती है, आपने 3 साल 5 साल, या तो परपेचुअल लोन है, परपेचुअल मतलब इररिडीमेबल है फिर नहीं, लेकिन रिडीमेबल के केस में रीपेमेंट का रिस्क होता है, और जितना ड्यूरेशन छोटा होगा उतना ज़्यादा होगा, तो रीपेमेंट की टेंशन या रिस्क इन केस ऑफ रिडीमेबल डेट्स। रिडीमेबल डेट्स में ये रिस्क आपको पाया जाता है, आपको बेहतर तरीके से कैश फ्लोज क्या करने पड़ते हैं, प्लान। ये सारी खूबियां बता रहा हूं मैं आमने सामने लिख के, ठीक है? काफ़ी खूबियां मैंने आपको बता दी, इन्हीं खूबियों को बेस करके आप एडवांटेजेस और एक की खूबियां दूसरे का एडवांटेज हो, इस तरह ये लिख सकते हैं आप, ठीक है? उसके अलावा अगर कंपनी लॉसेस में जा रही है, लॉसेस कमा रही है, तो कंपनी नो डिविडेंड पेमेंट भी कर सकती है, डायरेक्टर के पास ऑप्शन है। लॉ ये पाबंदी नहीं लगाता कि हर साल डिविडेंड देना है, वो तो डायरेक्टर के ऊपर होता है। हाँ, हम फाइनेंस वाले डायरेक्टर को प्रेशराइज ज़रूर करेंगे, यार डिविडेंड दो ताड़ी मेहरबानी, लेकिन लॉसेस वाले सालों में हम भी खामोश हो जाएंगे। तो अगर कंपनी लॉसेस कमा रही है, तो लॉसेस वाली कंपनी डिविडेंड ना भी दे तो काम चल जाता है, लेकिन अगर कंपनी लॉसेस में है तो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट तो देनी है, और वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन बन जाता है, मस्ट करनी है। जी बेटा, बातें समझ आ रही हैं? कोई बात इसमें ऐसी नहीं है जो हमने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में ना पढ़ी हो, सारी बातें पढ़ी हुई हैं, सिर्फ एक वो कर रहे हैं रीकैप। और मेरे दिमाग में जो पॉइंट आता जा रहा है मैं लिखता जा रहा हूं, मैंने कोई ये रट्टे नहीं लगाए हुए, ठीक है? अच्छा, आगे चलें। अब इसको और एक्सप्लेन करते हैं, एक एक को पकड़ लेते हैं। इक्विटी फाइनेंस की टाइप्स क्या क्या है, ये चलो आ जाओ। इक्विटी फाइनेंस में जब हम पैसा लेते हैं, इक्विटी फाइनेंस में हम जब पैसा लेते हैं तो या तो हम ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करेंगे या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे। ज़्यादातर वैसे ऑर्डिनरी कहा जाएगा, जब भी मैं कहूँ ना शेयर इशू करना, उसका मतलब है ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है? प्रेफरेंस ख़ास हालात में किए जाते हैं, ज़्यादातर प्रेफरेंस किए नहीं जाते, ये नॉर्मली डायरेक्टर्स को या किसी इस तरह जिसको आप प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं। तो प्रेफरेंस शेयर और ऑर्डिनरी शेयर्स, ये दो तरह के शेयर्स हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क है? प्रेफरेंस और ऑर्डिनरी, इन दोनों में क्या फ़र्क है? हाँ जी, इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो पहला फ़र्क है रेट ऑफ डिविडेंड का। इनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है, और इनका वेरिएबल रेट ऑफ डिविडेंड होता है, जिसको फ्लोटिंग कहते हैं। दूसरा फर्क रेट का नहीं है, दूसरा है कि इनके पास वोटिंग राइट किसके पास है और किसके पास नहीं है। तो बेटा प्रेफरेंस वालों के पास वोटिंग राइट नहीं होता,
बिल्कुल डेट की तरह इनको भी वोटिंग राइट नहीं दिया जाता और इनके पास वोटिंग राइट होता है, कंट्रोल होता है इनके पास। अगली बात, जब डिविडेंड दिया जाएगा तो प्रॉफिट में से सीक्वेंस किसका पहले आएगा, पहले किसको देना है? हाँ जी, तो इसमें सीक्वेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन सीक्वेंस क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड इज पेड बिफोर ऑर्डिनरी डिविडेंड, और ये उल्ट लिख देंगे, ऑर्डिनरी डिविडेंड इज पेड, वो लास्ट कह दो या आफ्टर, आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड, उल्ट हो गया उसके। आखिरी चीज है लिक्विडेशन के वक्त, हाँ जी, इनका तो रेजिजुअल क्लेम है ऑर्डिनरी वालों का, सबसे आखिर में पेमेंट होगी, लास्ट पार्टी होगी, और प्रेफरेंस वाले आफ्टर डेट होते हैं। इनको लिक्विडेशन के वक्त पैसे कब वापस मिलेंगे? तो इनका जो क्लेम होता है वो आफ्टर डेट्स है बट बिफोर ऑर्डिनरी शेयर्स, यानी कंपनी वाइंड अप होगी, एसेट्स बेचे जाएंगे, तो ये लाइबिलिटीज देने के बाद हकदार होंगे ये, और शेयर ऑर्डिनरी से पहले हकदार होंगे। तो लिक्विडेशन में इनकी क्या सिचुएशन है? अच्छा, उसके बाद रिडम्पशन, ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं और इररिडीमेबल भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर होते ये इररिडीमेबल है अगर साइलेंट हो तो। लेकिन ऑर्डिनरी शेयर हमेशा क्या होते हैं? इररिडीमेबल, यानी ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी, कंपनी पैसे वापस नहीं करेगी। ये रिडीमेबल होते ही नहीं कभी भी, इनकी रिडम्पशन नहीं होती। हाँ, लिक्विडेशन तो एक्सेप्शन है ना, वो तो सब गया। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी देयर विल बी नो रिडम्पशन, नो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। बात समझ आ रही है? ये रिडीमेबल भी हैं और इररिडीमेबल भी हैं, ये इनके डिफरेंसेस हो गए। कौन सा? हाँ, वो आप कह सकते हैं कॉस्ट की बात है कि कॉस्ट ऑफ, क्योंकि इनका रिस्क कम है, इनका रिस्क कम है। हाँ, पहले रिस्क का पॉइंट बना लो, रिस्क ऑफ इन्वेस्टर्स। तो जो प्रेफरेंस वालों का रिस्क है वो, हाँ जी, हायर देन डेट है, क्योंकि इनकी प्रिंसिपल अमाउंट डेट के बाद मिलनी है, बट लोअर देन ऑर्डिनरी शेयर्स है। इनका रिस्क हायर है। जी, हायर देन डेट एंड प्रेफरेंस शेयर्स, बस हायर सबसे ज़्यादा है बल्कि हाईएस्ट कर लें तो खुद ही बात समझ आ जाएगी, सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट। जी, उसके बाद कॉस्ट की बात आती है, तो जो केपी होती है वो लोअर देन केई है, और जो यहाँ पे बात आएगी वही बात है इधर भी। ये तो चलो, ये बात डिफरेंशिएटिंग नहीं है लेकिन सेम है, यानी इसकी कॉस्ट, बल्कि ऐसे कर लें, कॉस्ट को ऐसे लिख लें, नहीं तो ये लगेगा ये फ़र्क कहाँ गया, फ़र्क तो नहीं है, सेम। ऐसे लिख लें कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो है जिसको केपी कहते हैं, वो हायर देन केडी है आफ्टर टैक्स,
बट लोअर देन, मिडल में आ रही है, लोअर देन KE है। और इधर क्या लिखेंगे, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो सबसे महंगा पैसा है, तो वो हायर देन KD भी है और हायर देन KP भी है। ले जी, ये फ़र्क है, और भी हो सकते हैं, बस मैंने इतने ही लिखवा रहा हूँ टाइम की शॉर्टेज की वजह से। बातें डिस्कस हो रही हैं, ये सब किताब में लिखी हुई हैं बातें। इसके बाद आ जाए ऑर्डिनरी शेयर के सोर्सेज क्या हैं, इसको अब मैं और ओपन करने लगा हूँ। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस या सोर्सेज ऑफ इक्विटी फाइनेंस, सोर्सेज, ये पॉइंट नंबर कौन सा लिखने लगा हूँ, 3। सोर्सेज ऑफ इक्विटी फाइनेंस, और इक्विटी फाइनेंस के सोर्सेज का मतलब ऑर्डिनरी शेयर्स पे अब मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ। ये इसको सोर्सेज ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स भी कह सकते। कंपनी ऑर्डिनरी शेयर इशू करके पैसा कैसे कैसे ले सकती है जी। जी, सबसे पहले कंपनी राइट शेयर्स इशू कर सकती है। मैं कोशिश करूंगा एक सीक्वेंस से बताऊं, वही सीक्वेंस ज़्यादातर अप्लाई किया जाता है। कंपनी राइट शेयर्स इशू कर सकती है, कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर सकती है, ये दोनों एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को किए जाते हैं। कंपनी प्लेसिंग पे जा सकती है, कंपनी पब्लिक ऑफर पे जा सकती है। किस पे जा सकती है? और आखिरी है नहीं वैसे, लेकिन किताबों में लिखा हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज इंट्रोडक्शन पे जा सकती है। ये अभी इससे पैसा नहीं आएगा, लेकिन मुस्तकबिल में आप आराम से ले सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज इंट्रोडक्शन, ये तरीके हैं जी ऑर्डिनरी शेयर इशू करके आप पैसे कैसे इकट्ठे कर सकते हैं। राइट शेयर इशू, बोनस शेयर इशू, प्लेसिंग, पब्लिक ऑफर, स्टॉक एक्सचेंज इंट्रोडक्शन। हाँ जी, बाकी सब न्यू को जी। ये जो राइट शेयर्स हैं ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को किए जाते हैं इशू। बोनस शेयर भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को किए जाते हैं। प्लेसिंग हमेशा नए लोगों को की जाती है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मैं आप नहीं, जनरल पब्लिक नहीं, तो न्यू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी हम किसी बैंक को शेयर इशू करके पैसे ले लेंगे, किसी इंश्योरेंस कंपनी से ले लेंगे, जिनके पास पैसे सरप्लस पड़े होते हैं ना, उन्हें कहते हैं यार ये हमें पैसे दें और हमारे शेयर ले लें 15%, 10%। ये नए लोगों को किए जाएंगे, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये बात याद रखनी है। राइट शेयर तमाम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को किए जाते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल है या जो भी है। बोनस भी ऐसी। पब्लिक ऑफर जब की जाएगी तो नए लोगों को की जाएगी, और वो न्यू जनरल पब्लिक को, न्यू इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को, इदारों को नहीं। मुझे आपको पब्लिक ऑफर की जाएगी, इसी को IPO भी कहते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज इंट्रोडक्शन जो है, उसमें अभी तो पैसे नहीं आएंगे, आप अपनी कंपनी को लिस्ट करा के बाद में नए इन्वेस्टर को शेयर इशू करेंगे। अब वो कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसमें अभी पैसे ले रहे हैं, इसमें मुस्तकबिल में कंपनी लिस्ट करा रहे हैं, बस ये इसमें लिस्ट करा रहे हैं अभी। ये लिस्टेड ही है हाँ। या इसमें आपकी प्राइवेट कंपनी थी, आपने उसको पब्लिक में कन्वर्ट किया एक्चुअली, ये पहले दिन ही पब्लिक कन्वर्ट लिस्ट हो रही है। ये असल में स्टॉक एक्सचेंज इंट्रोडक्शन को दूसरी ज़बान में, सादी ज़बान में कह सकते हैं, प्राइवेट कंपनी को लिस्टेड पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया जा रहा है बस। इसमें ये मैं इसलिए कहता हूँ, इसमें पैसे कोई नहीं आने, अभी आने फ्यूचर में जब ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपके पास प्लेटफॉर्म खुल जाता है। अच्छा जी, उसके बाद
अगली बात क्या है, राइट शेयर जो है वो एक खास रेशो से इशू किए जाते हैं। इसमें प्रपोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रपोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑनरशिप, ताकि वोटिंग राइट डिस्टर्ब ना हो। जिसके पास 2 शेयर हैं उनको 1 मिलेगा, जिसके पास 4 हैं उसको 2 मिलेंगे, इस तरह ये एक प्रपोर्शन से इशू किए जाते हैं। बोनस शेयर्स में भी प्रपोर्शन होता है, बोनस शेयर्स भी एग्जिस्टिंग ऑनरशिप की प्रपोर्शन से इशू किए जाते हैं। इसमें कोई प्रपोर्शन की जरूरत नहीं है। जब भी नए लोगों को जाना है वहां नहीं बताना प्रपोर्शन, वहां वजह वो तो है नहीं, नो प्रमोशन प्रपोर्शन। बाकी स्टॉक एक्सचेंज इंट्रोडक्शन के लिए भी कोई प्रपोर्शन की जरूरत नहीं है। ये आमने सामने क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको सारों की खूबियां भी पता चल जाए, फर्क भी पता चल जाए। उसके बाद आगे आ जाए, सवाल है प्राइस, शेयर इशू किस प्राइस पे करने हैं। तो बेटा ये जो राइट शेयर इशू किए जाते हैं ये हमेशा जो इस वक्त मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस है उससे 10-20% डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, पार से नीचे नहीं, मार्केट वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू से डिस्काउंट पे। तो प्राइस क्या होती है इसकी, लोअर देन करंट मार्केट वैल्यू। हाँ जी, ये जो बोनस शेयर्स होते हैं ये फ्री इशू किए जाते हैं, कोई पैसे नहीं लेने, इसमें कोई पैसे नहीं लेने। बच्चे कहते हैं सर पैसे नहीं लेने, तो सोर्सेज कहाँ से हो गए, कैपिटल कितों आएगा, वो मैं समझा देता हूँ आपको। इसमें आता है पैसा। प्लेसिंग में प्राइस क्या होगी, नहीं, कंपनी विल डिसाइड, कंपनी डिसाइड करेगी, कंपनी डिसाइड करेगी, मार्केट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, कंपनी विल डिसाइड, खुद डिसाइड करेगी, होगी प्राइस, मुफ्त नहीं होंगे। अच्छा, हो सकता है कि कंपनी पहले से चल रही है तो मार्केट प्राइस भी हो सकती है, इधर भी कंपनी विल डिसाइड। और ये डिसाइड ध्यान से करना है, अगर प्राइस आपने बहुत ज्यादा रख दी तो अंडर सब्सक्रिप्शन होगा, प्राइस बहुत कम रखी तो ओवर सब्सक्रिप्शन है। चलो ओवर तो इतना बुरा नहीं है, लेकिन आपको फिर प्राइस कम रखेंगे तो बहुत ज्यादा तादाद में एकदम शेयर चले जाएंगे, ऑथोराइज शेयर्स के बहुत करीब ना आप इशू कर दें। समझ आ रही है, यानी अगर आप कम प्राइस पे शेयर इशू करते हैं तो आपको वॉल्यूम ऑफ शेयर ज्यादा इशू करने पड़ते हैं टू रेज योर रिक्वायर्ड कैपिटल। तो एक ही दम इतना शेयर इशू करना, लोगों में फील आती है यार है नाश्ते नहीं जाएंगे, वो लोग इस चीज को नेगेटिवली परसीव करते हैं, एकदम इतनी तादाद में शेयर पहली दफा तो इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी कंपनी विल डिसाइड कि स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी को लिस्ट करना है तो क्या प्राइस पे लिस्ट करें। आगे चले, कंपनी यहाँ पे बिजनेस वैल्यूएशन की भी जरूरत पड़ सकती है। आगे आ जाए जी, प्राइस के बाद कंसिडरेशन। हाँ जी, कंसिडरेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ जी, इधर आपको कैश में कंसिडरेशन मिलती है, इधर नो कैश नो कंसिडरेशन, इधर भी कैश मिलता है, इधर भी कैश मिलेगा, और इधर अभी नहीं मिलेगा लेकिन फ्यूचर में मिल सकता है जब आप शेयर इशू करेंगे। तो अभी नो कैश, आपके हाथ में कोई कैश नहीं आएगा, सिर्फ अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराएंगे, ठीक है, इमीडिएटली नो कैश। बट इन फ्यूचर आपको मिलेगा जब शेयर इशू करने का आपका दिल चाहेगा, नो इमीडिएट कैश। क्या ये मैं बात समझा पाया हूँ अपनी, कि किस केस में कंसिडरेशन है किस में नहीं है, कैश है क्या है। तो कंसिडरेशन भी आ गई। अंडर राइटिंग की जरूरत कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ अंडर राइटिंग होती है। अब कंपनी लॉ आता है तो पता है, तो इसमें राइट शेयर में अंडर राइटिंग की कोई जरूरत नहीं। अंडर राइटर एग्रीमेंट की, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी कंपनी कर लेती है, लॉ की पाबंदी है। अंडर राइटिंग से मुराद ये होता है कि लोगों ने अगर शेयर्स ना लिए तो एक पार्टी होती है जिसको अंडर राइटर कहते हैं, वो आपको प्रॉमिस करती है कि मैं आपको पैसे दे के शेयर ले लूंगा। अंडर राइटिंग एग्रीमेंट क्या होता है, आप किसी बैंक, किसी भी पार्टी, किसी ब्रोकर फर्म, उसके साथ ये अरेंजमेंट कंपनी करती है शेयर इशू करने, ऑफर करने के साथ साथ
कि जनाब अगर पब्लिक ने या लोगों ने ये शेयर्स ना लिए ना जो हम ऑफ़र कर रहे हैं, तो हमें तो पैसे चाहिए, तो आप ये पैसे देंगे, हम आपको बदले में शेयर देंगे और इस सर्विस की हम आपको फ़ीस देंगे। उसको कहते हैं अंडर राइटिंग कमीशन या अंडर राइटिंग फ़ीस। तो कंपनी की ख्वाहिश होती है यार अंडर राइटर की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन कंपनी लॉ की रिस्ट्रिक्शन होती है। हाँ, अंडर राइटिंग करनी है आपने, विदाउट अंडर राइटिंग कंपनी शेयर ऑफर कर नहीं सकती। समझ आ रही है? लेकिन राइट शेयर में है कि नहीं, वो कंपनी लॉ, हर मुल्क का कानून है। ज़रूरत इसमें वैसे ज़्यादा नहीं पड़ती, मैं अपने फाइनेंस के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर बीच में कंपनी लॉ आ जाए और वो कहे जी नहीं करनी है, फिर मेरा फाइनेंस साइड पे हो जाएगा, कंपनी लॉ प्रेफरेबल है। मैं बातें फाइनेंस के एंगल से बता रहा हूँ, लॉ मैं नहीं बता रहा। अंडर राइटिंग नहीं, जिस वैल्यू पे मार्केट में लोगों को शेयर ऑफर किया है उसी पे ही अंडर राइटर को देना है, और वो पैसे भी देगा, ऑनरशिप भी लेगा, कमीशन भी लेगा जितनी अमाउंट आपको दे रहा है। मसलन आपने 5 लाख शेयर ऑफर किए 15 रुपए की प्राइस पे, मिसाल दे रहा हूँ, आपको 5 लाख में से 4 लाख शेयर के पैसे मिल गए 15 की प्राइस पे, बाकी 1 लाख शेयर 15 की प्राइस पे, यानी 15 लाख रुपए नहीं मिले। वो अंडर राइटर 15 लाख देगा, आप उसको 15 लाख के शेयर देंगे, उसके बाद उसको आप कहते हैं जी 1% कमीशन है, तो 15 लाख का 1% आप उसको कमीशन दे देंगे। ये है अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग मीन्स any external third party promises to contribute the amount of capital which is not actually contributed by the general public है जिनको आपने शेयर ऑफर किए थे। ठीक है, अब बोनस में भी अंडर राइटिंग की जरूरत नहीं होती क्योंकि फ्री शेयर तो हर बंदा ही लेना चाहता है। नो अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। प्लेसिंग में होगा, प्लेसिंग में ज़रूरत होती है, वैसे इसमें भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, कभी कभार अंडर राइटिंग कर लेते हैं क्योंकि जब भी नए शेयर ऑफर होने ना नए लोगों को, तो अंडर राइटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो अंडर राइटिंग यस, वो इंस्टीट्यूशन इंश्योरेंस कंपनी टाइप वो है, ज़रूरी नहीं है कि जिसको आप शेयर ऑफर कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन अंडर राइटिंग की सहूलत भी दे। क्या कहते हो यार, बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? नहीं आई। इंश्योरेंस कंपनी के पास लोगों के प्रीमियम के पैसे पड़े होते हैं, सरप्लस पैसे हैं, हम उन्हें कहते हैं कि जी हमें कैपिटल की ज़रूरत है, हम आपको 15 लाख शेयर ऑफर कर रहे हैं, 18 लाख कर रहे हैं, अगर तो वो कहते हैं जी हम सारे लेने को तैयार हैं, तो फिर अंडर राइटिंग की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो कहते हैं नहीं जी 18 लाख 15 लाख आप ऑफर तो कर रहे हैं, हम इसमें से सिर्फ 10 लाख लेने में इंटरेस्टेड है, बाकी के लिए आप अंडर राइटिंग कर ले, तो इसमें यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर वो विल। अंडर राइटिंग की इधर अंडर राइटिंग मस्ट है, इधर तो अंडर राइटिंग ऑलवेज होगी, पब्लिक ऑफर में तो ऑलवेज होगी अंडर राइटिंग। और इधर अंडर राइटिंग जब भी फ्यूचर, अभी कोई भी नहीं है, नो इमीडिएट अंडर राइटिंग। हाँ, कल को जब शेयर इशू करने जाएंगे तब देखेंगे, अभी कोई अंडर राइटिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप शेयर इशू नहीं कर रहे, बस अपने शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए लिस्टिंग करा रहे हैं, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक लिस्टेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ले जी, ये खूबियां हो गई। अब राइट शेयर्स में न्यूमेरिकल भी है, राइट शेयर्स में न्यूमेरिकल भी है। ठीक है, मैं वैसे ये थ्योरी पोर्शन करा रहा हूँ, जब मैं न्यूमेरिकल पे आता हूँ फिर राइट शेयर्स में क्या न्यूमेरिकल आता है वो भी बताऊंगा, अगर आता है, अब कम आता है, एक आधी दफ़ा आया है। अच्छा, बोनस शेयर्स के बारे में लोग परेशान होते हैं कि बोनस शेयर्स में पैसे कहाँ से आते हैं, तो असल में बोनस शेयर्स को कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स भी कहते हैं। बोनस शेयर्स को क्या कहते हैं? असल में ये छोटी सी एक, ये मैं बोनस का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा दूं कि इसमें कंपनी के पास पैसा कहाँ से आता है बोनस शेयर्स में, क्योंकि कई लोग परेशान होते हैं कि सर जी इसमें पैसे तो लिए नहीं, तो ये पैसे नहीं लिए तो सोर्स ऑफ फाइनेंस कैसे हो गया। बोनस शेयर्स को कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स भी कहते हैं। बोनस शेयर्स को कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी की बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स में बना रहा हूं, एक कंपनी है जिसको चलते हुए को 15 से 20 साल हो गए हैं, उसकी ये मिलियंस में बैलेंस शीट है, उसका जो शेयर कैपिटल है
वो कोई 800 मिलियन का है, और उसके जो रिटेन्ड अर्निंग और सारे रिजर्व्स हैं, मैं चलो रिटेन्ड अर्निंग ही कह देता हूँ, वो तकरीबन है 600 मिलियन की। टोटल ऑनर इक्विटी कितने मिलियन की होगी? 1400। बाकी नीचे डेट डूट्स होंगे, मैं फिलहाल सारी बैलेंस शीट नहीं बना रहा। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैपिटल भी नजर आ रहा है, ये पार पे होता है, बाकी रिजर्व्स हैं। और मैं रिजर्व्स में सिर्फ एक, अब वैसे ज़्यादा होते हैं, मैं रिजर्व्स में कौन सा रिजर्व बता रहा हूँ? रिटेन्ड अर्निंग। अब ये रिटेन्ड अर्निंग एक्यूमुलेट कैसे हुई है? ये रिटेन्ड अर्निंग कैसे एक्यूमुलेट हुई है? इसमें शेयर प्रीमियम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये रिटेन्ड अर्निंग एक्यूमुलेट कैसे हुई है कि जनाब आपने हर साल प्रॉफिट कमाया था, उसमें से डिविडेंड दे के बाकी बचते गए बचते गए बचते गए। अच्छा, अब मसला ये होता है बाज़ दफ़ा, अब आपके पास ये रिटेन्ड अर्निंग पड़ी हुई है, आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, यार ये पैसे यूज़ करने हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा बीच में कंपनी लॉ की ना कुछ रुकावटें आ जाती हैं। कंपनी लॉ ये इजाज़त नहीं देता कि आप इसको हर जगह फ्रीली यूज़ कर सकें, क्योंकि ये डिविडेंड देने के लिए तो फ्री है, बाकी इसके यूजेज पे पाबंदियां होती हैं, कई दफ़ा होती हैं, लॉ में हर मुल्क में है। क्योंकि कंपनी अगर इसको ऐसे ही अंधाधुंध इस्तेमाल करेगी ना, तो फिर डिविडेंड के मामले में मसला पैदा हो जाएगा। इसीलिए इसको लिमिटेड एवेन्यूज में यूज करने की इजाजत होती है। तो कंपनी क्या गेम खेलती है? कंपनी कहती है यार इस पैसे के यूजेज तो हम करना चाहते हैं, पड़ा भी हुआ है, बेकार पैसा है, एज्यूम करो उसके साथ लिक्विड कैश भी बैंक में 600 मिलियन पड़ा हुआ है। समझ आ रही है? तो 600 मिलियन की रिटेन्ड अर्निंग है, कंपनी लॉ की रिस्ट्रिक्शंस हैं, कंपनी कहती है इसमें से 500 मिलियन या 400 मिलियन, चलो कंपनी चाह रही है इसमें से 400 मिलियन निकाल के इधर शिफ्ट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? जब वो कैपिटल में शिफ्ट हो जाएगा, नाउ इट इज फ्री टू यूज एनीवेयर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तभी तो इसको कहा गया रिजर्व्स आर ट्रांसफर टू कैपिटल, तभी इसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। तभी बोनस शेयर की एंट्री होती है, रिजर्व्स या रिटेन अर्निंग डेबिट 400 मिलियन से, हाँ, और शेयर कैपिटल क्रेडिट अगर आपको याद हो अकाउंटिंग। अब ये कंपनी ने बैक एंड पे किया क्या? ये एंट्री जब पास की तो लोगों को 400 मिलियन की मालियत के शेयर्स दे दिए, पैसा कुछ नहीं लिया। वो पैसा कहां से आया? रिजर्व्स में से निकाल के पैसा कैपिटल में ट्रांसफर है, अपना ही पैसा था, अपने पास ही था, बट वो पाबंदियों की शिकंजे में फंसा हुआ था, आपने उसको फ्री कराया, बस और कुछ नहीं हुआ। तो ये अब आपकी नई बैलेंस शीट क्या होगी? नई बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन मेरा ख्याल है ये होगी कि शेयर कैपिटल आपका होगा 800 मिलियन में 400 मिलियन जब आएगा तो 1200 मिलियन, और आपके जो रिजर्व्स होंगे वो रह जाएंगे मेरा ख्याल है 200 मिलियन के। ये है जी बोनस शेयर का कॉन्सेप्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। पब्लिक से पैसा लेने के बजाय अपने पास पड़ा हुआ रिजर्व्स में पैसा आप कैपिटल में शिफ्ट करके उसको फ्री टू यूज कर लेते हैं। ठीक है जी, आगे चलें। अच्छा, एक और डिफरेंस मेरे दिमाग में आ गया है, अमाउंट, छोटी अमाउंट थोड़ी अमाउंट आएगी, ज्यादा अमाउंट आएगी, थोड़ी अमाउंट इकट्ठी होगी कैश की या ज्यादा अमाउंट होगी? तो बेटा राइट शेयर्स में ह्यूज अमाउंट नहीं आती, एक रीजनेबल अमाउंट आप कलेक्ट करते हैं अपने शेयर होल्डर से, रीजनेबल अमाउंट। बोनस शेयर्स में भी अमाउंट डिपेंड करेगी रिजर्व्स के ऊपर, डिपेंड किस पे करेगी? अवेलेबिलिटी ऑफ द रिजर्व्स पे। ऐसे नहीं कह सकता ह्यूज अमाउंट का, नहीं। उसके अलावा जो प्लेसिंग है ये कभी भी ह्यूज अमाउंट की नहीं होती, ये लिमिटेड अमाउंट की होती है। अगर आपने अपने सारे ही शेयर्स इनको इशू कर दिए या 80% कर दिए तो ये तो पेरेंट सब्सिडरी के वो रिलेशन बन जाएंगे, तो आप तो किसी के हाथ में अपना कंट्रोल पूरा तो नहीं देना चाहेंगे। ये हमेशा लिमिटेड अमाउंट की होगी, 5%, 10%, 15%। अगर आप किसी भी कंपनी का पब्लिक ऑफर वाला प्रोस्पेक्टस देखेंगे, कभी देखा है प्रोस्पेक्टस? माशाल्लाह माशाल्लाह, कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है इंटर लेवल पे, और अभी तक प्रोस्पेक्टस की शक्ल नहीं देखी? थोड़ी सी कैसे होती है? थोड़ी सी क्या बता, सफा, पहला सफा
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं, हाँ अच्छा होता है उसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट भी होता है, लेकिन प्रॉस्पेक्टस एक कंपनी की फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी ने सारे सब्ज बाग दिखाए होते हैं इन्वेस्टर को, अपनी माजी की परफॉर्मेंस भी बताई होती है और फ्यूचर में जो पैसा लेना है आपसे वो कहाँ यूज़ करना है, कंपनी की हिस्ट्री होगी, कंपनी के पिछले 3 से 5 साल की परफॉर्मेंस के हाइलाइट्स होंगे, कंपनी के रीसेंट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी तक जितना काम कंपनी ने किया है, बड़ा थोड़ा किया होगा, 3 माह 6 माह साल 2 साल का, ठीक है, पब्लिक ऑफर तक कंपनी के सालों नहीं गुजरे होते, महीने गुजरे होते हैं कई दफ़ा, और वो ऑडिटेड होती हैं। उसके अलावा प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं कि अगले 5 सालों में क्या होगी अगर हम आपका पैसा यूटिलाइज करेंगे, समझ आ रही है। उसी के अंदर कंपनी ने यह भी बताया होता है कि हमारा टोटल ऑथोराइज कैपिटल इतना है। ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है? जो कंपनी लॉ ने एसईसी ने अप्रूव करके दिया होता है। जब आपकी कंपनी पहली दफा रजिस्टर्ड होती है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द कैपिटल यू कैन रेज, अब बाद में वो अमेंड हो सकता है लेकिन एक दफा मैक्सिमम बताना है। ऑथोराइज कैपिटल है फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का 50 मिलियन शेयर्स में बोल रहा हूं, उसने उस 50 मिलियन में से 10 मिलियन शेयर्स जो है ना वो किसी इंश्योरेंस कंपनी को प्लेसिंग के अंडर इशू, तो ये प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया जाता है कि ऑलरेडी हम इतनी प्लेसिंग कर चुके हैं और ये इंस्टीट्यूशन से शेयर ले इशू करें, अब आपसे पैसे लेने को तैयार हैं। क्यों? इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देता है कि यार ये आप ऐसे ना समझें कि हम लल्लू पंजू कंपनी है, हमने पैसे पहले इस प्लेसिंग से इदारों से रेस किए हुए और वो इदारे ऐसे आराम से पैसे नहीं देते, तो ये आपके लिए पॉजिटिव साइन होता है। तो लेकिन ये लिमिटेड अमाउंट के ही होंगे, ये नहीं हो सकता कि आप प्रोस्पेक्टस में ये लिख रहे हो कि हमने 80% ऑफ द शेयर इनको कर दिए हैं, तो उन्होंने कहना है, पब्लिक ने कहना है साढ़े हाथ से कंट्रोल होना ही कुछ नहीं, हम सिर्फ 20% कंट्रोल के लिए शेयर लेना चाहेंगे। इसीलिए प्लेसिंग हमेशा क्या होती है? लिमिटेड अमाउंट की होती है और ये प्रोस्पेक्टस में मेंशन होती है। गूगल पे जाके आप लिखेंगे, बल्कि आप लिखें रीसेंट आईपीओ इन पाकिस्तान, उसमें से 2-3 आईपीओ जो भी आएंगे उनका आप सर्च मारें प्रोस्पेक्टस, वो नेट पे मिल जाता है पीडीएफ फॉर्म में, और उसको पढ़ें, उसकी शक्ल देखें, उसके अंदर अंडर राइटिंग भी लिखी होगी, अंडर राइटिंग की फीस भी शायद लिखी हो, लेकिन वो हर कंपनी का प्रोस्पेक्टस वेरी करता है। ये 8-10 सफ़ों से लेकर 40-50 सफ़ों तक के लिए भी होता है, पूरी डॉक्यूमेंट होती है, लोगों को सबज बाग पूरे दिखाने, डायरेक्टर ने भी, ऑडिटर ने भी बीच में अपनी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, बिल्कुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी होती है जिसमें एनुअल रिपोर्ट नहीं है तो चलो 6 माह 8 माह की जितनी भी परफॉर्मेंस है, ऑडिटेड रिपोर्ट भी होती है ऑडिटर की, ठीक है, बात समझ आ रही है। उसके अलावा आपकी प्रोडक्ट्स को भी एक्सप्लेन किया होता है कि हम क्या क्या बनाते हैं, हमारा मिशन क्या है, कंपनी का विजन क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं अगले 10 सालों में। तो ये सबज बाग, मैं तो इसको सादा ज़बान में बताता हूँ, सबज बाग दिखाए होते हैं इन्वेस्टर को। उन सबज बागों में से कुछ वादे तो मैच्योर होते हैं, कुछ वादे कभी भी मैच्योर नहीं होते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, पब्लिक ऑफर में ह्यूज अमाउंट इकट्ठी की जाएगी, लार्ज अमाउंट, इसका मकसद ही बड़ी अमाउंट इकट्ठा करना होता है लोगों से, छोटी अमाउंट में नहीं करते। इधर नो इमीडिएट अमाउंट, अभी हम अमाउंट का तयन नहीं कर सकते क्योंकि अभी कंपनी कौन से पैसे ले रही है, तो नॉट एप्लीकेबल लिख रहा हूं। इसके बाद आ जाती है बात इशू कॉस्ट की, मुझे अब ये बातें याद आ रही हैं ना, तो जैसे आ रही हैं मैं लिखी जा रहा हूं। अगला ये है कि जब आपने इशू करना है तो आपको इशू के एक्सपेंसेस नहीं पड़ते जो हमने एपीवी में देखे थे, तो इशू कॉस्ट किसकी कम होगी किसकी ज़्यादा है, तो बेटा जो आपका राइट शेयर है इसकी तकरीबन लोएस्ट इशू कॉस्ट है, ये ना होने के बराबर है। नो, सिर्फ इसमें यही है कि लोगों को एक राइट अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करवा के लोगों के घरों के एड्रेस पे भेजना, आजकल तो ईमेल कर दी जाती है और लोगों से कहा जाता है कि ये एक फॉर्म अटैच है, इसको फिल करके भेज दें, आप अपनी कंसेंट दे दें। वैसे पहले कंसेंट एजीएम में ली जाती है, एजीएम के बाद फिर बाद में जब ये तय हो जाता है कि हाँ जी हम राइट शेयर इशू करेंगे और लोग इंटरेस्टेड है, फिर उनको लेटर दिया जाता है, उस लेटर को बोला जाता है राइट अलॉटमेंट लेटर। उस लेटर पे आपको ऑफर दी जाती है, प्रॉपर रिटर्न ऑफर होती है कंपनी की तरफ से शेयर होल्डर। अगर शेयर होल्डर उस ऑफर लेटर को फिल ना करे इसका मतलब है वो राइट शेयर लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसने लेटर को वेस्ट कर दिया, समझ आ रही है। लेकिन वो बेवकूफ़ होगा, क्यों बेवकूफ़ होगा?
सस्ता शेयर मिल रहा है, मार्केट से कम पे मिल रहा है, ऑनरशिप भी आपका कंट्रोल भी डाइल्यूट नहीं हो रहा क्योंकि उसी रेशो से मिल रहा है जो रेशो आपकी पुरानी है। अगर आपके पास उसने लिखा हुआ है 2 के बदले 1 शेयर और आपके पास 2 शेयर हैं तो आपको एक और मिल जाएगा। लेकिन इसकी बेचने पे रिस्ट्रिक्शन भी तो होती है क्या राइट शेयर के बेचने पे, क्या रिस्ट्रिक्शन होती है? कि आप 2 साल तक नहीं बेच सकते। हाँ ठीक है, हो सकती है तो ठीक है, कोई मसला नहीं। इन्वेस्टर को सस्ता मिल भी तो रहा है ना, होती है कई दफ़ा, हमेशा नहीं होती। अच्छा जी, तो राइट शेयर में कंपनी की आजकल तो ना होने के बराबर इशू कॉस्ट है या वेरी मिनिमम, आप समझ रहे, ना होने के बराबर ही है। बोनस में भी ऐसे ही है। वो कौन से बाहर वाले लोगों को इनवाइट करना है, ऐड चलाना है, एडवर्टीजमेंट नहीं ना करनी है आपने। तो इशू कॉस्ट में क्या आता है? एडवर्टीजमेंट का खर्चा, प्रॉस्पेक्टस की प्रिंटिंग का खर्चा, समझ आ रही है, और अंडर राइटर को इंगेज करने का खर्चा, कमीशन। इसमें है ही नहीं अंडर राइटिंग, सबसे बड़ा खर्चा यही होता है। नो इशू कॉस्ट या लोएस्ट मिनिमम, ना होने के बराबर, जिसको हम इमटेरियल कह सकते हैं। प्लेसिंग में इसमें भी कम ही होती है, या ना ही समझे इसको भी, लेकिन फिर भी इनको प्रॉस्पेक्टस वगैरह देना पड़ता है। हाँ, पब्लिक ऑफर में हाई होती है, पब्लिक ऑफर में हाई कॉस्ट है और इधर नो इशू कॉस्ट फिलहाल अभी। हाँ, या नेट नॉट एप्लीकेबल फिलहाल अभी, हम कुछ इशू फ्यूचर में करेंगे। हाई क्यों होती है? एक तो अंडर राइटिंग फीस है, अंडर राइटिंग की फीस है, दूसरा प्रॉस्पेक्टस की पब्लिकेशन फीस है,